जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो निश्चिंत होकर सो जाओ। अब आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है कि हमने तो फॉर्म लगा दिया है, बस धुआंधार पड़ोसी ने देखा, हाँ उसकी सगाई हो गई, फॉर्म लगाते ही हम भी लगा देते, हमारी भी हो जाएगी। और फिर फॉर्म तो लगा दिया, पढ़ने की औकात नहीं। उनके लिए एक चीज है, वो चीज सरकार ने बहुत अच्छी रखी है। वो चीज क्या है? नॉर्मलाइजेशन। इतनी गंदी चीज है कि नाम भी गंदा लिखा है। यह नहीं पढ़ने वालों के लिए, किसके लिए है? नहीं पढ़ने वालों के लिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं पढ़ने वालों ने कि हाँ भाई हम तो गए, फॉर्म लगा दिया था, अब गए तुक्का लगा दिया, अकड़ बकड़ बंदे को 80 90 पूरे 100 जहां पर आया, टच किया, लगाया, गोला भरा, गए घर पे सो गए आराम से। सुबह देखा कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके 25 नंबर बढ़ गए हैं और आप एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है। वाह, डोल पीटो। और जो बेचारा 125 नंबर लाता है, 125 सोच के जाता है इस बार तो पक्का ही है, सीधा 25 नंबर माइनस 100 नंबर पे डिग्री, सीधा सपाट मामला। इसलिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो निश्चिंत रहिए, आपके लिए बहुत बड़ा देवता बनकर आया है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो आप बिल्कुल इन देवता की पूजा कर सकते हैं। घर पे एक तस्वीर तो है नहीं नॉर्मलाइजेशन की, इसका फोटो खींच लो और मोबाइल में लगा दो वॉलपेपर पर, रोज सुबह उठते हुए देखना, आपको हो जाएगा मामला से। ठीक है, जो नहीं पढ़ते और बेचारे जो पढ़ने वाले हैं उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी नौकरी लगेगी लगेगी। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है 53,000 पदों वाली वैकेंसी, उसके बारे में, क्योंकि उसका 1 महीना बाकी रहा है और हमें किस प्रकार इस 1 महीने में तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक हमें छोड़ देने चाहिए, आपने कितनी पढ़ाई की है और नहीं की है तो क्या करें, और किस प्रकार के एमसीक्यू लगाए, और कौन से टॉपिक हमें रटने चाहिए, कौन से टॉपिक सिर्फ हमें रीड करने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी एकदम रणनीति के तौर पर। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। 5-7 मिनट का वीडियो होगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस 5-7 मिनट आपकी जिंदगी में अहम बन जाए। आज हम बात करते हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इसमें हम राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए ये बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान जीके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इसकी कुल पोस्टें हमने देखी है 53,000। 53,000 पदों पर है और 1 महीना लगभग शेष रहा है। कितना? 1 महीना शेष रहा है, 1 महीना बाकी है। बाकी 5-6 दिन ऊपर नीचे होंगे तो वो देख लेना आप, लेकिन लगभग 1 महीना मान लेता हूं मैं। इस 1 महीने में हमें किस प्रकार तैयारी करनी है कि हमें लीड मिल सके एग्जाम में। ऐसे कौन से टॉपिक पढ़ लेने चाहिए जिससे हमें पक्का पक्का एक सवाल देखने को मिले, यानी कि इसमें से एक सवाल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा है उन टॉपिकों में से एक भी सवाल नहीं आया हुआ हो। इसलिए आज हम बात करते हैं कि ऐसे टॉपिक कौन से हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, राजस्थान इतिहास, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। शुरुआत से हम बात करें पुरातत्व स्थलों से लगाकर राजवंश और भी आधुनिक राजस्थान, तो इसमें से सबसे ज्यादा सवाल कहां से आते हैं? सबसे ज्यादा सवाल आधुनिक राजस्थान से आते हैं। यानी कि अब आपको राजवंश पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। राजवंश की बात करें तो यदि आप सारे राजवंश पढ़ने जाए तो 2-2.5 महीना तो राजवंश में लग जाएगा। तो फिर ऐसा में तो 1 महीने रहा है तो 2-2.5 महीने राजवंश में लगाएंगे, तो फिर इस बार नहीं अगले साल आप परीक्षा देना। तो इसलिए हमें एक चीज देखी है कि जो आधुनिक राजस्थान है, आधुनिक इतिहास है राजस्थान का, उससे सर्वाधिक प्रश्न देखे हमने। पिछले पशु परिचर का पेपर देखना आप, जो अपने राजवंश थे उसमें सवाल पूछा कि भरतपुर का शासक कौन था? सूरजमल जाट, किसको पता नहीं है। ठीक है, ऐसा राजा जो जोधपुर रियासत से संबंधित है, ऐसा राजा जो मेवाड़ रियासत से संबंधित था। तो ऐसे नॉर्मली सवाल पूछते हैं, क्योंकि 10वीं लेवल का पेपर है अपने। कैसा? 10वीं लेवल का। तो 10वीं लेवल के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो राजवंश वाला टॉपिक है, जो मेन इतिहास होता है अपना, वो कवर हो जाए। तो 10वीं लेवल के लिए एक 10वीं की किताब आती है, 10वीं की एक किताब आती है राजस्थान अध्ययन।
राजस्थान अध्ययन कह सकते हैं हम, इसका क्या नाम है इतना मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन राजस्थान अध्ययन की एक किताब आती है, उसी से ही सीधे के सीधे लाइन टू लाइन उठाते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड वाले सवाल। जो पिछला आपने पशु परीक्षक का पेपर देखा था, जेल परीक्षक का पेपर देखा था, उसमें लाइन टू लाइन सवाल उठाए गए हैं इस राजस्थान अध्ययन की किताब से। तो आप यदि वो पढ़ लेते हैं तो कितना ही आपके राजस्थान जी के कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक जो आपको लीड दे और एक पन्ने में खत्म हो जाए। एक पन्ना रटेंगे उससे आपके सवाल पक्का है, एक दो पन्ने में खत्म होने वाले। हम बात करते हैं एक तो हिस्ट्री में, आधुनिक राजस्थान में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति आपको जरूर और जरूर पढ़नी चाहिए, एकदम शॉर्टली पढ़ना है। क्या क्या याद होना चाहिए, कहां कहां हुई, छावनियों का नाम याद रखना है, कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे, अलग अलग रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, पीए पॉलिटिकल एजेंट, तो उनके लिए फिर आपको वो उनके याद रखना है। जैसे कि जोधपुर का मेजर बटन था, कोटा का मेजर बटन था, जोधपुर का मैक मोशन था, इस प्रकार से आपको याद रखना है वो। तो 1857 की क्रांति है वो आपको कंप्लीट याद हो जानी चाहिए। और मैं कहता हूं जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं लगभग 5वीं 6वीं से 1857 की क्रांति पढ़ते आ रहे हैं, एक साल ऐसा नहीं गया होगा जिसमें 1857 की क्रांति नहीं पढ़ी होगी। बस एक बार रीड मार देना तो 1857 की क्रांति कंप्लीट हो जाएगी। एक बार रीड और 10 एमसीक्यू लगा ले तो कंप्लीट। दूसरी हम बात करते हैं एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक सवाल पक्का है, एक सवाल इससे और एक सवाल इससे। मैं कहूं ये अपने राजवंश से भली सवाल न आ सकता है, लेकिन इस दोनों से एक एक सवाल तो पक्का ही। अब देख लाना एक सवाल का कितना महत्व होता है एक एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं कि एक और टॉपिक आधुनिक राजस्थान का हो जाता है, वो हो जाएगा अपने किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन। किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन। किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन आपको कंप्लीट आने चाहिए। कंप्लीट ऐसा मतलब नहीं कि कहां हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना सब कुछ नहीं जानना है। आपको जो फैक्ट जानकारी होती है, जो पिछले पेपरों में आई हुए सवाल, शॉर्ट कंटेंट आपको इस एग्जाम में लीड देगा। क्योंकि आप आरएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी या फिर हम कह सकते हैं चपरासी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह सकते हैं कि आपके ये चपरासी का ही एग्जाम है, तो इसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो 10वीं लेवल का आपको पढ़ाई करनी है। इसमें आपको एक तो कौन सा आंदोलन कब हुआ, कौन वहां का राजा था, किन किन नेताओं ने आंदोलन किया, क्या क्या घटनाएं घटी, ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले कैचअप करनी पड़ेगी। और एक आधुनिक राजस्थान का एक और टॉपिक हो जाएगा आपके प्रजामंडल, महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर 4 प्रजामंडल। अब प्रजामंडल तो बहुत लंबे चौड़े हो जाते हैं, प्रजामंडल तो बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे, आपको पढ़ते पढ़ते सप्ताह 1.5 सप्ताह लग जाएगा। फिर किस प्रकार पढ़ना है, एक तो कौन सा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है, ट्रिक बेस पर प्रजामंडल याद करना है। यानी एक तो स्थापना देख लेनी आपको, एक उसके मुख्य नेता कौन थे, सारे नेता याद नहीं रखने हैं, लगभग मुख्य नेता याद रखने, यानी जो लीड में नेता थे उनका। और इस प्रजामंडल से संबंधित कोई समाचार पत्र हो तो या पत्रिका हो तो, समाचार पत्र या पत्रिका या कोई घटना, इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, इस प्रजामंडल से आपके 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आते ना, जिसमें महिला व्यक्तित्व, पुरुष व्यक्तित्व, तो ये प्रजामंडल में से ये कितने व्यक्तित्व निकले हैं। जैसे माणिक्यलाल वर्मा के बारे में पढ़ना है तो प्रजामंडल में आप पढ़ सकते हैं। जयनारायण व्यास के बारे में पढ़ेंगे तो प्रजामंडल के रूप में आप जयनारायण व्यास को याद कर लेंगे, कहां कहां इन्होंने क्या क्या किया। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रजामंडल में जो नेता हुए हैं अलग अलग जगह पर, उनको एकदम सटीक, सीधी और एकदम बढ़िया ट्रिक के साथ याद करना। मन से कोई भी ट्रिक बना लेना,
या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रिकें भरी पड़ी है, आप देख कर ले लेना। एक कोई ट्रिक, आपको तो एग्जाम निकालना है, ज्ञानी नहीं बनना है, या कोई फिक्स नहीं रखना, हाँ इसी से मैं पढ़ूंगा, ये बताएगा जैसे ही पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं है। आपको बस ट्रिक उठानी है, रटिया, गए एग्जाम में, छाप के आए, सक्सेस हुए, बस काम खत्म। तो ये अपने राजस्थान का आधुनिक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। राजवंश आप 10वीं की किताब से पढ़ लेना, या फिर एक और 8वीं नवी में भी ये किताब आती है राजस्थान अध्ययन की, तो वो थोड़ा थोड़ा आप देख लेना। 8वीं किताब में हुडला सम्मेलन सम्मेलन वगैरह ऐसे होते हैं, हुडा सम्मेलन, तो वो भी टॉपिक है, वहीं से सवाल उठते हैं। ओके, सर्वप्रथम मराठों का हस्तक्षेप कहां पर हुआ, वो सारी बातें आपको आपके 8वीं की किताब है, नवी किताब, एक बार रीड मार लेंगे। या फिर आपके पास कोई गाइड हो तो शॉर्टली पढ़ लेना, जैसे जो मेन राजा होता है, जैसे महाराणा प्रताप है, और जोधपुर में कोई मेन राजा हो, जैसे रामचंद्र सेन है, जसवंत सिंह है, ऐसे कोई मेन अजीत सिंह है, वीर दुर्गादास राठौड़ है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेनी। जयपुर वालों के राजाओं की थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी। ऐसे शॉर्टली आपको ऐसा काम करना है। फिर हम बात करते हैं भूगोल में ऐसा क्या टॉपिक है जो हमें 1-2 नंबर पक्का देके जाए। वैसे तो मैं कहता हूं जिन्होंने नहीं पढ़ा ना, वो निश्चिंत होकर सो जाओ। अब आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है कि हमने तो फॉर्म लगा दिया है, बस धुआंधार, पड़ोसी ने देखा, हाँ उसकी सगाई हो गई, फॉर्म लगाते ही हम भी लगा देते, हमारी भी हो जाएगी, और फिर फॉर्म तो लगा दिया, आप पढ़ने की औकात नहीं। तो उनके लिए एक चीज है, वो चीज सरकार ने बहुत अच्छी रखी है, वो चीज क्या है, नॉर्मलाइजेशन। इतनी गंदी चीज है कि नाम भी गंदा लिखा रहा है। यह नहीं पढ़ने वालों के लिए, किसके लिए है, नहीं पढ़ने वालों के लिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं पढ़ने वालों ने कि हाँ भाई हम तो गए, फॉर्म लगा दिया था, अब गए तुक्का लगा दिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गो, 80-90 पूरे 100 जहां पर आया, टच किया, लगाया, गोला भरा, गए घर पे सो गए आराम से। सुबह देखा कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके 25 नंबर बढ़ गए हैं और आप एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, वाह डोल पीटो। और जो बेचारा 125 नंबर लाता है, 125 सोच के जाता है इस बार तो पक्का ही है, सीधा 25 नंबर माइनस, 100 नंबर पे डिग्री, सीधा सपाट मामला। इसलिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो निश्चिंत रहिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा देवता बनकर आया है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो आप बिल्कुल इन देवता की पूजा कर सकते हैं। घर पे एक तस्वीर तो है नहीं नॉर्मलाइजेशन की, ये इसका फोटो खींच लो और मोबाइल में लगा दो वॉलपेपर पर, रोज सुबह उठते हुए देखना, आपको हो जाएगा मामला सेट। ठीक है, जो नहीं पढ़ते हैं, और बेचारे जो पढ़ने वाले हैं उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी नौकरी लगेगी कि लगेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भूगोल में हमें क्या पढ़ना चाहिए। भूगोल में भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, हम तो नॉर्मलाइजेशन के भरोसे बैठ नहीं सकते। तो भूगोल, भूगोल में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, वैसे भूगोल तो सरल ही है राजस्थान की, यदि किसी ने एक बार समझ लिया ना, वो फिर कभी भूलता नहीं है भूगोल राजस्थान। अभी थोड़े वो जिले आगे इधर उधर हुए थे, क्या है ना, मैं मारवाड़ी हूँ, इसलिए मारवाड़ी टोन आई जाती है, भले स्कूल में जाता है, छोरे हैं हिंदी बोलती, हिंदी बोलती सब, सर कॉपी चेक करो ना, मार करने भले प्रिंसिपल लाइन बुलाता है, क्या है रे इधर आ, माँ कहता हाँ का सर, सीधे वाइफ निकलती, क्यों जन्मी ही बटी सब मारवाड़ी ना, आपको भूल नहीं सका। तो इधर उधर की जगह आगा फाचा भी हो जाए ना तो चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम बात करते हैं भूगोल। भूगोल महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है, भूगोल से ज्यादा सवाल आते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो आपको रटना ही पड़ता है, उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, वो है जनसंख्या या जनगणना कह सकते, जनगणना। जनगणना में वो सारे टॉपिक जो लिंगानुपात, साक्षरता, ऐसे जितने भी वो टॉपिक होते ना, वो सारे आपको पढ़ने पढ़ने नहीं है, उसको रटना है, आंकड़े रटने हैं। कैसे रटने हैं, एक ट्रिक बना लो, उस ट्रिक के बेस पे आपको रटना पड़ेगा। ट्रिक हमेशा खुद की बनाई होगी तो और भी बेस्ट होगा।
जब जनसंख्या पढ़नी है, सिर्फ हमें पढ़ने हैं वो जो राष्ट्रीय उद्यान और अपने वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह ऐसे चीजें होते हैं, कंजर्वेशन क्षेत्र, वो आपको पढ़ने हैं, उससे सवाल पक्का बनता है। तो वन एवं वन्य जीव प्राणी, वन एवं वन्य जीव, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। एक आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब कि जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण में आपको कॉपेन वाला याद कर लेना है, आपका बेड़ा पार है। तो जलवायु वर्गीकरण कॉपेन का रख लेना है, कॉपेन का। और जो एक अपने दूसरा वाला है ना जो हम पढ़ते हैं, वो वाला, ठीक है। तो जलवायु वर्गीकरण में एक तो कॉपेन वाला, एक वो 5 भागों में बांटा जाता है जलवायु वर्गीकरण को, वो वाला। तो ये 2-3 टॉपिक आपको भूगोल में रख लेने। स्थिति विस्तार तो वैसे भी याद हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार, ये तो रटे हुए हैं। क्षेत्रफल आपको पता ही है सबको, आकृति राजस्थान की क्या है, ठीक है। भूगोल, भूगोल अपने जो भौगोलिक प्रदेश है वो अपने है ये। ऐसे नदियां वगैरह आपको जानते हैं, नदियां, लूनी, चंबल, कौन नहीं जानता इसके बारे में। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे नहीं बैठे हैं, तो आपको जरूर जरूर भूगोल एकदम कंप्लीट आती होगी। भूगोल का कोई टेंशन लेना नहीं है कि भूगोल है भी अच्छा सब्जेक्ट है। फिर विज्ञान, विज्ञान का कुछ नहीं है, विज्ञान तो 5 नंबर की है, और 5 नंबर की है इसलिए क्या करना है, जो पशु परिचय के जो पुराने पेपर दे उठाओ। कितनी शिफ्टों में हुआ था, 4 शिफ्टों में हुआ था ना, 4 शिफ्टों के पेपर उठा दो। विज्ञान के लगभग कम से कम 10 सवाल आए 4 शिफ्टों में, 4 दिनों में 8 शिफ्टों में हुए थे। तो 8 शिफ्टों के अगर 10 प्रश्न उठाया तो 80 प्रश्न होते हैं, उसी से आएंगे। पशु परिचय वाले पेपर, जेल प्रहरी वाले पेपर, दोनों उठाकर उससे जो आते हैं वो रट लो। फिर उसके बाद क्या करना है, जो नॉर्मली 10th लेवल का एग्जाम वो अपना होता है ना, 10th लेवल का जो मैटर होता है वो आप रट सकते हैं विज्ञान में। नहीं तो एक बार मैं कहता हूं, यदि आपने कंप्लीट विज्ञान पढ़ ली है, तो जो पशु परिचय और जेल प्रहरी के पेपर थे उनके विज्ञान के प्रश्न जरूर लगाना, क्योंकि वहीं से आएंगे, दूसरे कहीं से नहीं आएंगे। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग पशु परिचय वाले भी हैं, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा था, रट रट के पढ़ा था, ये तो रगड़ रगड़ के 12 महीना पूरे क्या क्या रगड़ दी थी, और फिर जाकर पता चला कि उसको तो नॉर्मलाइजेशन वाले ने मामला डिसमिस कर दिया। इसलिए आप अब 53,000 वाली वैकेंसी में आए हैं। फिर हिंदी, हिंदी की एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाओ। यदि आपने थ्योरी पढ़ ली है तो आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाओ। 10वीं लेवल के क्वेश्चन आते हैं, 10वीं लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप किसी भी मार्केट से आप गाइड, वो अपने एमसीक्यू वाली गाइड लेना, कोई किताब लेना हिंदी, और सारे की एमसीक्यू वाली ले आना एक बार, उसमें फिर आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। और महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है करंट अफेयर। करंट अफेयर, ये कौन सा अफेयर है, करंट अफेयर। करंट अफेयर यदि आप यह नहीं पढ़ेंगे तो आपको करंट का झटका लगेगा 440 वाट का, यदि नहीं पढ़ा है तो। और यदि आपने पढ़ लिया है ना, तो एग्जाम में आपको करंट भी यही देगा। इसका मतलब इस करंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो करंट का झटका लगेगा, और ये पढ़ लिया तो आपको करंट मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी आपको। पेपर के सवाल ऐसे लगेंगे, हाँ आसान ही है। तो करंट का क्या करना है, करंट रट लो। ऐसे तो आप सोशल मीडिया पर, अखबार में, टीवी में थोड़ी बहुत खबरें तो लेते ही है, थोड़ी बहुत जानकारी भी होती है आपको। तो फिर क्या करना है, एक गाइड, वो अपने वार्षिकांक आता है, यानी जितने आप महीने, जैसे अब अपने सितंबर में होगा, तो आप जनवरी से सितंबर, अपने अगस्त तक, जनवरी से अगस्त तक का आप ले आना, ठीक है। जनवरी से अगस्त तक का वार्षिकांक ले आना, आपके मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जनवरी से अगस्त तक का वार्षिकांक लाएंगे और रटेंगे। क्या करना, रटना है, रटना है, ओके। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएंगे। यदि ये आपने रख लिए तो मैं कहता हूं 120 नंबर का पेपर है ना, 80 नंबर का मामला सॉल्व। कि सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया मैंने, ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा। इंग्लिश छोड़ा है, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश है, हम क्या करें। गणित तो, गणित में तो छोड़ने लायक कुछ होता ही नहीं। गणित में मैं कहूँ जोड़ बाकी पहाड़े गिनती से लगाकर
सब आना चाहिए आपको। तो यदि आपने गणित पढ़ी होगी तो बिल्कुल आपके तरफ होगा एग्जाम, और यदि नहीं पढ़ी है तो फिर आपके विपक्ष में होगा एग्जाम। ये गारंटी है कि गणित का वेटेज लगभग 25 नंबर का है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सारी दुनिया का शॉर्टकट होता है लेकिन गणित का नहीं होता। हाँ, यह बात यदि आपने गणित रट ली है या गणित से के ज्यादा सवाल मिलाए हैं आपने, तो फिर वो आपके लिए ऑलरेडी शॉर्टकट ही है, 25 में 25 भी ला सकते हैं आप। गणित और हिंदी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, तो इस दोनों पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें। यदि आपने दोनों की थ्योरी पढ़ ली है, दोनों के अच्छे से ज्ञान है आपको, तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाए, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जाकर टेंशन ना हो। ज्यादा से ज्यादा जैसे कोई डमी OMR शीट भी लाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी बड़ी ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप पहली बार आए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आकर मिलते रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।